हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लास्ट क्लास में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन गैस बनाने की विधियां और नाइट्रोजन के रासायनिक गुण प्रॉपर्टीज को स्टडी करा था। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अमोनिया को। छोटा सा लेक्चर रहेगा, फटाफट कंप्लीट कर लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का नया टॉपिक, और वो है हमारे पास अमोनिया। अब आपको पता है अमोनिया अगर मैं अमोनिया की बात करूं बच्चों, तो अमोनिया नाइट्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला क्या है? NH3, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3। हमने पढ़ा था अमोनिया जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है, अविषैला होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स है लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके हाइड्राइड्स जो होते हैं बच्चों वो टॉक्सिक होते हैं, है ना, विषैले होते हैं। लाइक PH3 फॉस्फीन तो वो टॉक्सिक है, SVH3 स्टिबिन तो टॉक्सिक है, ASH3 आर्सिन तो भी वो भी क्या है, टॉक्सिक है। और बिस्मथिन BiH3 तो वो भी विषैला है, टॉक्सिक है। अमोनिया अविषैली गैस है। इवन अगर लैब में थोड़ी सी अमोनिया सूंघ भी लेते हैं तो ठीक है, जुकाम वुकाम जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब अमोनिया सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है बच्चों जुपिटर। कौन से ग्रह पे, कौन से प्लैनेट पे अमोनिया मिलेगी? तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर पे और सैटर्न पे, शनि पे और जुपिटर पे अमोनिया जो है वो काफी अच्छी खासी अमाउंट में मिलती है, ठीक है। अब अमोनिया इंपॉर्टेंट तो है, जितने भी फर्टिलाइजर बनाओगे वो किसकी बनाओगे? अमोनिया की तो बनाओगे, नाइट्रोजन की तो बनाओगे, है ना। तो अमोनियम, अमोनियम फॉस्फेट, है ना, अमोनियम सल्फेट, इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अमोनिया। तो देखेंगे अमोनिया जो है वो सबसे पहले हम ध्यान रखें कि अमोनिया नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये आपको मिलेगी जुपिटर पे और शनि जैसे उपग्रहों पे मिलेगी। फिर सूक्ष्म मात्रा में तो ये वायु और मिट्टी में पाई जाती है, जहां नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ मतलब प्रोटीन, है ना। तो अगर हम डीकंपोजिशन करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमें अमोनिया जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अब आपसे क्या कहा गया? तो भाई आपसे कहा गया अमोनिया बनाने की विधियां, और अमोनिया बनाने की विधियों में पहली विधि जो आपको दी है वो दी है यूरिया जल अपघटन द्वारा। यानी आप अमोनिया तो बनाइए यूरिया के जल अपघटन से। तो बच्चे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और बच्चे तुम्हें जल अपघटन करना है तो पानी मिला लो, ठीक है। तो अब तुम्हें दिमाग लगाओ कि यूरिया लिख दिया और वाटर लिख दिया। तो बच्चों पहले तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, लेकिन उसके बाद ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो अब तुम चाहो तो या तो ऐसे बना दो, 2 बार लिख दो, चलो 2 बार लिख दो। तो देखो ये तो बना CO2 CO3 और ये NH2 NH3 NH4। तो बेटा 2 बार में तो ये बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, क्योंकि मैंने यहाँ एंजाइम तो लिया नहीं है, तो ये सीधा बना देगा अमोनियम कार्बोनेट। और कार्बोनेट तो कौन से स्टेबल होते हैं? कार्बोनेट को हम जनरली हीट करते हैं तो CO2 छोड़ देते, ठीक है। तो बच्चे अब अगर इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो ये बनाएगा आपके पास क्या, तो हम कहेंगे ये बना देगा अमोनिया, CO2 और वाटर वापस आ जाएगा, ये, ठीक है। तो पहले यूरिया में पानी मिलाया है ना, कोई एंजाइम नहीं लिया है, नहीं तो एक ही स्टेप हो जाता। तो बच्चे यूरिया में पानी मिला दो, जल अपघटन कर दो अमोनियम कार्बोनेट, और इस अमोनियम कार्बोनेट को गर्म कर दो तो अमोनिया और CO2 और वाटर, ठीक है। बहुत बार दिक्कत आती है मैडम आप हटते नहीं हो स्क्रीन से, लिख नहीं पा रहा हूँ। तो देखो बराबर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं बोर्ड से हट जाती हूँ, है ना, आप बराबर लिख पाए तो ठीक, नहीं तो आप देख लो 2 लाइन का काम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स चैप्टर कंप्लीट होती अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बेटा अमोनियम लवणों के जल अपघटन द्वारा। मतलब आपको अमोनियम लवण है, लाइक आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, तो आप उसका जल अपघटन कर दीजिए, ठीक है। तो लो लेवल पे, है ना, छोटे स्तर पे अगर मुझे अमोनिया चाहिए
ठीक है, तो बच्चों छोटे स्तर पर अमोनिया प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम लवणों का सहारा लेते हैं। ठीक है भाई, ऑक्सीजन भी चाहिए होगी तो हम ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट को गर्म कर देंगे, तापीय विघटन कर देंगे, है ना, KMnO4 KClO4, तो ऑक्सीजन आ जाएगी। उसी तरह से अगर मुझे अमोनिया चाहिए तो अमोनिया कंटेनिंग सॉल्ट ले लो। अब अमोनिया युक्त लवण मतलब अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम सल्फेट ले लो, अमोनियम कार्बोनेट ले लो। ठीक है, तो अमोनिया युक्त लवण लाइक मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड को मैंने गर्म कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अब कैल्शियम की संयोजकता 2 है तो मैं ट्वाइस लिख देती हूँ, तो CaCl2 बाहर निकल जाएगा। NH4, तो NH4 में NH3 तो है ना, H एक्स्ट्रा है, अमोनियम NH4 तो अमोनिया तो है ही, H एक्स्ट्रा है, तो 2 अमोनियम है ना, NH4 कितने 2 है, तो भाई गर्म करते ही ये क्या होगा, 2 अमोनियम बना देगा। पीछे क्या कहेगा, मैं 2 हाइड्रोजन छोड़ रहा हूं तो 2 OH है ना तुम्हारे पास, तो 2 जल के अणु बना दो, और बाकी तो भाई Ca और Cl का कंपाउंड क्या है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो उसको बाहर निकालो। सिमिलरली अमोनिया का एक और लवण है अमोनियम सल्फेट, आप उसको ले लो। तो अगर आप अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, अगर आप अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो देखो अमोनियम गर्म करती अमोनिया, 2 अमोनियम है तो 2 अमोनिया तो आ जाएगा, NH4 है, NH3 आ जाएगा, पीछे H बचा, फिर एक और NH4 है तो NH3 आ जाएगा, H बचा, तो मेरे पास 2 H है, इसलिए मैंने पहले ही 2 OH ले ली ताकि 2 वाटर निकल जाए। तो यहाँ पे मेरा आंसर है ट्वाइस NH3, ट्वाइस वाटर। और बच्चे अब तुम्हारे पास क्या बचा, तो मैं कहूँगी सोडियम और सल्फेट, तो सोडियम और सल्फेट का कंपाउंड है Na2SO4, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, तो 2 अमोनिया 2 वाटर और क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे Na2SO4। ठीक है, अब आता है कि अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है भाई, अमोनिया चाहिए था तो आप यूरिया इजीली अवेलेबल है, यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है ना, तो बहुत आराम से मिल जाता है यूरिया, तो यूरिया जल अपघटन से अमोनिया बना सकते थे। फिर थोड़ा बहुत चाहिए लैब के हिसाब से, तो लो लेवल पे छोटे स्तर पे तो हम कहेंगे अमोनियम लवणों के जल अपघटन से। लेकिन तुम कह रहे नहीं मुझे तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन व्यापारिक उत्पादन करना है, तो बच्चे अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण, तो आपको बताना है अमोनिया का व्यापारिक उत्पादन हम करेंगे हेबर प्रोसेस से। अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन व्यापारिक उत्पादन कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो हेबर प्रोसेस यानी कि हाबर विधि से करते हैं। ठीक है, हेबर प्रोसेस से अमोनिया को बच्चे आप इंडस्ट्रियली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हेबर प्रोसेस क्या है, तो देखो हेबर प्रोसेस है आपके पास नाइट्रोजन गैस है ना, इसको गर्म करो हाइड्रोजन गैस के साथ, टेम्परेचर जो है बच्चे वो नियर अबाउट 700 केल्विन के आसपास है ना, तो 700 केल्विन लमसम लिख रही हूं मैं, 700 केल्विन के आसपास ताप है। प्रेशर आपको उच्च रखना है, हाई प्रेशर रखना है, ठीक है, तो उच्च ताप तो निम्न रहेगा है ना, और दाब जो है वो हाई रहेगा। और कैटलिस्ट जो चाहिए तो बच्चा आयरन हो सकता है, मॉलिब्डेनम हो सकता है, और कैटलिस्ट प्रोमोटर में हमें पोटेशियम ऑक्साइड भी चाहिए K2, तो हम कहेंगे आयरन मॉलिब्डेनम, टंगस्टन भी चलेगा K2O। ठीक है, और आंसर क्या है, तो भाई आंसर है अमोनिया गैस, NH3 गैस। अब आप देखेंगे क्या कि ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, मतलब जब मैं नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ इस टेम्परेचर पे और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म करती हूँ बच्चे, तो क्या होता है, तो मैं कहूँगी अमोनिया तो बनता है लेकिन ऊष्मा मुक्त होती है। चूंकि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है तो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान ताप टेम्परेचर करना पड़ेगा कम, लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं ताप भी कम रख लूंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं लो टेम्परेचर रख लेंगे है ना, और आप क्या कहेंगे कि चलो अमोनिया बन जाएगा। अब अगर ताप तुम कम रखना चाहते हो तो तुम्हें लगेगा 700 केल्विन तो बहुत ज्यादा रखा है,
तो 700 केल्विन बहुत ज्यादा नहीं है, आपको देखते हैं 700 तो बहुत ज्यादा मैडम, 500 डिग्री के आसपास चला गया, तो बात वो नहीं है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को टकराना भी तो पड़ेगा। आपने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कि क्रियाकारी अणुओं के पास थोड़ी बहुत एनर्जी तो है, लेकिन एक बैरियर क्रॉस कराना है, एक ऊर्जा अवरोध क्रॉस कराना है, तो ऊर्जा तो देनी पड़ेगी ना, ताकि वो उस ग्राफ के टॉप पे पहुंचे। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें देनी पड़ रही है, उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि हाँ प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी हीट रिलीज हो रही है, तो एक अलग है। लेकिन एक बिजनेस करना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। सिमिलरली रिएक्शन बढ़ानी है, आगे पुश करनी है, तो इतना टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। उसके बाद में अभिक्रिया से ऊष्मा निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते, तो हम बोलते हैं हाँ लो टेम्परेचर चाहिए। बट एक बार इनिशिएशन के लिए इतना ताप तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आपसे पूछे अमोनिया निर्माण का अमोनिया का व्यापारिक उत्पादन, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अमोनिया का व्यापारिक उत्पादन हो जाएगा। प्रोसेस का नाम है बच्चों हेबर प्रोसेस। हाबर विधि द्वारा व्यापारिक रूप से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया में तो हम कहेंगे टेम्परेचर हमें चाहिए लो, और प्रेशर जो चाहिए वो प्रेशर चाहिए हाई। अब हाई प्रेशर कितना, तो देखो वायुमंडल दाब, तो हम कहेंगे वायुमंडल दाब 1 ATM होता है ना, लेकिन आपको यहाँ चाहिए 200 ATM के अबाउट प्रेशर और 700 केल्विन के नियर अबाउट टेम्परेचर, और ये कैटलिस्ट है, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या है, तो आपकी बुक में फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट कह दो, फ्लो डायग्राम कह दो कि भाई आप अमोनिया का क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, आरेख चित्र बनाओ, प्रवाह चित्र बनाओ। तो तुम क्या बताओगे कि भाई ठीक है ये एक एंट्रेंस है, अमोनिया बनाना है ना, अमोनिया बनाना है, तो तुम कहोगे कि क्या लेना पड़ेगा, हेबर प्रोसेस की बात करो, तो तुम कहोगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 है। देखो नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, 2 एंट्रेंस दी, यहां से हमने भेजी नाइट्रोजन गैस और यहां से हमने भेजी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रेशियो 1:3 रखता है। अब हम गैस तो भेज रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त भी देखो साथ साथ में बता देती हूँ ताकि डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां बता देती हूँ, देखो अमोनिया निर्माण की शर्तें, तो तुम कहोगे देखो N2 + 3H2 गिव्स क्या है, तो हम कहेंगे गिव्स है 2NH3, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको गर्म करोगे तो वापस पीछे आ जाएगा। तो मैं क्या कह रही हूँ कि देखो यहाँ पे शुरू में देखो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, कितना मोल है, तो क्रिया कारक है हमारे पास 4 मोल, देख के लग रहा है, क्रिया कारक है हमारे पास 4 मोल, जबकि उत्पाद कितना है, तो मैं कहूंगी उत्पाद तो 2 मोल ही, ठीक है। अब प्रेशर का इफेक्ट बताओ, भाई आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है ना ला शातली का नियम, किसी साम्य अवस्था पे ताप दाब है ना या सांद्रता में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। क्लास 11 चैप्टर रासायनिक साम्य, एंड पॉइंट था, लास्ट टॉपिक था ला शातली का नियम। किसी रासायनिक साम्य पे या उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था पे ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहां वो किए गए प्रभाव का विरोध कर सके। तुमको पढ़ा तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो यहां है 4 मोल, यहां है 2 मोल। कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट है बच्चे कि अगर तुम दाब बढ़ाओगे, साम्य अवस्था पे दाब का प्रभाव, तो दाब बढ़ाएंगे तो साम्य वहां जाता है, साम्य वहां विस्थापित होगा, साम्य वहां विस्थापित होगा जहां आयतन कम है। और अब आयतन तो हमारे पास है नहीं, तो हम कहेंगे मोल ले लो, ठीक है। तो आयतन मतलब आप मोल ले लो, मोलों की संख्या क्या है, कम है, ठीक है। ये ला शातली का नियम है क्लास 11 का, आपको ध्यान रखना है किसी भी साम्य अवस्था में, इस पे नहीं, आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेथड पढ़ोगे इसी चैप्टर में, संपर्क विधि, तो संपर्क विधि में भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो साम्य मतलब दिशा, साम्य मतलब आपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया बनाई, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि फॉरवर्ड की स्पीड अग्र अभिक्रिया की गति और बैकवर्ड की स्पीड पश्च अभिक्रिया की गति क्या होती है, एक समान, तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम कहेंगे साम्य अवस्था में अगर हम प्रेशर चेंज करें तो साम्य वहां जाएगा जहां मोलों की संख्या कम है, ये रूल है, ठीक है।
अब मुझे लग रहा है यहाँ तो 4 मोल है, यहाँ कितना है 2 मोल है। अगर मैं दाब बढ़ाऊं, है ना, हेबर प्रोसेस में अगर मैं क्या करूं, दाब बढ़ाऊं तो बढ़ाओ। तो बच्चे इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर क्या होगा, तो हम कहेंगे साम्य वहां विस्थापित होगा जहां मोलों की संख्या कम है। तो मोल तो मुझे यहाँ कम नजर आ रहे हैं, यहाँ 2 ही है, यहाँ 4 है। 4 समझे ना, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। 4 मोल समझे कि नहीं समझे, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 है। और वहां 2 मोल क्या है, अमोनिया। तो आपने कहा दाब बढ़ाएं तो आपका साम्य तो वहां जाएगा जहां मोल कम है, तो मैं कहूंगी मोल तो फॉरवर्ड में कम है। तो बेटा इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। ठीक है भाई, अगर मैं सिर्फ इस रिएक्शन की बात करूं तो साम्य जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित होगा। चलो मान लेते हैं अग्र दिशा में विस्थापित होगा, तो टेंशन ही खत्म। अब देखें इसको, तो देखो अग्र दिशा में विस्थापित होगा तो अमोनिया ज्यादा बनेगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी तो अग्र दिशा में चलेगी, तो मुझे क्या बनाना है, अमोनिया। तो अमोनिया ज्यादा बनेगी ना, कब बनेगी, जब मैं दाब बढ़ाऊं। तो मुझे एक कंडीशन समझ में आ गई कि भाई अमोनिया ज्यादा बनानी है तो प्रेशर शुड बी हाई, दाब जो है वो उच्च होना चाहिए, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, अग्र दिशा में चलेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, इतना तो क्लियर है कि प्रेशर हाई। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन शुरू से ही कंप्रेस करके भेजो, है ना। अब कंप्रेस करके भेजो तो दाब तो मैंने तुम्हें बताया सुटेबल कितना है, 200 एटीएम। तो बेटा यहाँ ये कंप्रेसर है आपका, ठीक है, यहाँ ये कंप्रेस हो जाएगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शुरू से आप भेज रहे हो ना, आपको पता है उच्च दाब चाहिए, तो यहाँ हो जाएगी कंप्रेसर। लिख दो उसको, कंप्रेसर को हिंदी में लिखते हैं संपीड़क। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे संपीड़क। ठीक है, और दाब मुझे चाहिए 200 एटीएम लिख दो, या फिर आप लिखेंगे कितना, 200 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, 10 की पावर 5 पास्कल मतलब 1 एटीएम होता है। ठीक है, 10 की पावर 5 पास्कल लिखा है ना, इसका मतलब 1 एटीएम होता है। तो मुझे तो 200 एटीएम चाहिए था, तो 200 एटीएम चाहिए, तो मैंने लिख दिया 200 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, संपीड़क हो गया, कंप्रेसर हो गया, है ना, और ये क्या करेगा, अच्छा खासा प्रेशर दे देगा इसको। ठीक है, हाई प्रेशर दे देगा। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएंगी, संपीड़ित हो जाएंगी। ठीक है, संपीड़ित होके क्या करेंगी, तो हम कहेंगे आगे जाएंगे, है ना। तो ये आप इसमें अभिक्रिया कराओ, तो अभिक्रिया कैसे कराओगे, तो हम कहेंगे ये उत्प्रेरक कक्ष, कैटालिटिक चैम्बर, अभिक्रिया तो यही होनी है। ठीक, अब उत्प्रेरक में क्या लेना था, तो हमने पहले ही पढ़ा, उत्प्रेरक में आप ले लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड ले लो, तो आयरन का ऑक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो, तो वो ले लिया। प्रोमोटर के रूप में K2 वो ले लो, है ना। प्रोमोटर क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोमोटर है। प्रोमोटर को क्या बोलते हैं अपन, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अभिक्रिया का टेम्परेचर तो हम कहेंगे 700 केल्विन के आसपास था। तो यहाँ उत्प्रेरक चैम्बर, है ना, उत्प्रेरक कक्ष के अंदर ताप कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे 700 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से आई थी हाइड्रोजन, यहाँ से आई थी नाइट्रोजन, यहाँ एंट्री ले ली, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होके आगे। ठीक है, अब कंप्रेस हो गई, संपीड़ित हो गई ना, तो थोड़ा नीचे उतर जाएगी अपने आप। ओके, और बच्चे यहाँ अभिक्रिया भी हो गई, तो यहाँ बन गई अमोनिया। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस जो है ये इस रास्ते से पहुंच गई या घुल गई पानी के अंदर। ठीक है, अब मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन संपीड़ित हुई नहीं, मान लो यहाँ अभिक्रिया हुई नहीं, तो अभिक्रिया नहीं हुई तो हम एक और कंप्रेसर लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो लगाया है ना, ये भी क्या है, कंप्रेसर। देखो यहाँ से आई, दब गई, संपीड़ित हो गई, इतना प्रेशर मिल गया तो नीचे उतर जाएगी। नहीं हुई संपीड़ित तो गैस रहेगी, भारी है तो नीचे उतर जाएगी, बिल्कुल कंप्रेस हो चुकी है गैस है तो नीचे उतर जाएगी, है ना। और नहीं कंप्रेस हुई, प्रेशर मिला ही नहीं इतना, तो कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर भी जा सकते। ये तो ये क्या है, तो भाई ये भी संपीड़क ही
ये कहेगा ठीक है आपका काम वहां नहीं हुआ तो मैं आपका काम यहाँ कर लेता हूँ, जो काम ये कर रहा था वही काम जो है बच्चे वो कर रहा है ना। ये भी पंप है, ये भी क्या करेगा आपको कंप्रेस करके देगा गैस को, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो अगर यहाँ से अमोनिया बन गई तो यहाँ से उतर जाएगी, और मान लो अमोनिया बनी और प्रॉपर है ना कंप्रेस नहीं थी तो यहाँ से उतर जाएगी, ये कंप्रेस करके वापस इसको क्या करेगा नीचे उतार देगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास क्या करना है, अमोनिया बनाने का तरीका है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजो, कंप्रेस करो, कंप्रेस हो गई, प्रॉपर प्रेशर मिल गया, ये कैटालिटिक चैम्बर है, यहाँ अमोनिया बन जाएगी और आगे पास हो जाएगी। नहीं बनी अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रह गया तो भी आगे यहाँ पास हो जाएगी, फिर कंप्रेस हो जाएगी बच्चों, कंप्रेस होके ये देखिए यहीं आनी है वापस, ठीक है। और अगर अमोनिया बन गई यहाँ से आ गई तो फिर कंप्रेस होके यहाँ उतर जाएगी, ठीक है। तो ये है फ्लो डायग्राम ऑफ अमोनिया। आपसे पूछा जाएगा अमोनिया का प्रवाह चित्र बनाइए, अमोनिया उत्पादन का प्रवाह चित्र बनाइए, फ्लो डायग्राम बनाइए। अमोनिया उत्पादन का प्रवाह चित्र बनाइए, फ्लो डायग्राम बनाइए, तब भी आपको यही डायग्राम बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहां से तो आ गई बच्चे यहाँ पे क्या अमोनिया, ठीक है, अभिक्रिया हुई, यहाँ से उतर गई अमोनिया, और आपको लगता है कि नहीं अमोनिया नहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएगी कंप्रेस होके वापस यहीं आएगी ना, तो यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर चढ़ जाएगी, कंप्रेस होके इसको उल्टा बना लेते हो, आना इनको यही है, सबको कैटालिटिक चैम्बर में उतरना है, ठीक है। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया आपका फ्लो डायग्राम ऑफ NH3। शर्तें बताई मैंने आपको, पहली शर्त क्या थी, तो हम कहेंगे अच्छा इससे तो एक शर्त हमें लग रही है कि दाब बढ़ाने पे अमोनिया ज्यादा बढ़ेगा, है ना, यानी कि उच्च दाब, एक कंडीशन। फिर बच्चे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो अभिक्रिया है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट तो समझ में आ गया। अब बच्चों ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके अमोनिया बना रहे हैं, तो यहाँ जो हीट निकल रही है वो निकल रही है 46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है, अमोनिया में इतनी हीट निकल रही, अमोनिया तो बन गई प्लस हीट निकल रही, तो हम कहेंगे भाई यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। तो बच्चे ऊष्माक्षेपी मतलब टेम्परेचर या हीट क्या हो रहा है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, मतलब बर्तन गर्म हो जाएगा, जो जहां पे भी बन रही है ना वो चीज गर्म हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यही ताप बढ़ा दूं तो साम्य पीछे चलेगा, आपको पता है इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज करूंगी उसका उल्टा जाएगा, तो अमोनिया बन रही है और मैं बनते हुए गर्म कर दूं तो पीछे जाएगा, ठीक है, और इसी को गर्म कर दूं मिक्सचर को तो बनेगी नहीं, क्यों बनेगी, उसको खुद ही ऊष्मा दे रही है, तुम और गर्म करे जा रहे हो तो होगा नहीं। तो आपको बताना है चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः ताप बढ़ाने पर साम्य, ताप बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है, पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। आगे बात समझ में, तो प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ गया, प्रेशर शुड बी हाई, टेम्परेचर तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसलिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं, है ना, अमोनिया निर्माण की शर्तें, तो शॉर्टकट में शर्तें लिखनी, अमोनिया निर्माण की शर्तें। तो बच्चे पहली शर्त है उच्च दाब, ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है उच्च दाब। अब उच्च दाब में पूछ लेगी नहीं एग्जैक्ट बताओ कितना, तो तुम कहोगे 200 ATM, है ना, या 20 मेगा पास्कल, एनसीईआरटी में मेगा पास्कल दिया,
तो 1 पास्कल 10 की पावर 5 था ना, है ना, और मेगा मतलब 10 की पावर 6 हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 20 मेगा पास्कल हो गया, है ना। और क्या बोले इसको, हाई प्रेशर तो हो ही गया, और क्या बोले तो हम कहेंगे लो टेम्परेचर, निम्न ताप। अब आपको निम्न ताप ही याद रखना है, पर कितना, तो हम कहेंगे एक बार तो स्टार्टअप देना पड़ेगा 700 केल्विन, है ना। फिर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी थी, तो डेल्टा एच कितना था अमोनिया के लिए, तो हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी थी मतलब माइनस। आपसे पूछे हाबर प्रक्रम में डेल्टा एच का मान क्या है, तो माइनस ऊष्माक्षेपी कितना, तो 45.1 के आसपास था। 45.1 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो लिबरेट हुई है, ऊष्मा जो है वो मुक्त हुई है, इसलिए टेम्परेचर आपका लो रहेगा, है ना, और प्रेशर आपका हाई रहेगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चे कैटलिस्ट चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या था, तो K2O व Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 तो चाहिए ही था, आयरन ऑक्साइड तो चाहिए ही था, साथ में मिक्स क्या होना चाहिए, तो भाई पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अमोनिया बनाना चाहते हो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही तो रॉ मटेरियल है, अमोनिया बनेगा कैसे, जब नाइट्रोजन लेोगे हाइड्रोजन लेोगे तो बेटा N2 और H2 की उच्च मात्रा, है ना। आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा लिया तभी तो भी चाय बनानी है मुझे, तो मैं देखूंगी ना पानी ज्यादा ले लूँ, दूध ज्यादा ले लूँ तो चाय ज्यादा बनेगी, सीधी सी बात है, उसमें तो सोचना ही क्या है। तो N2 और हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन, उच्च मात्रा जो है उससे अमोनिया आपका ज्यादा बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अमोनिया निर्माण की शर्तें, तो ये क्वेश्चन बनेगा भाई, कुछ नहीं पूछा और आपसे सिर्फ ये पूछ लिया। फ्लो डायग्राम भी कम पूछते पर ये पूछ सकते हैं आपसे, तो आप उसको आंसर बना दो कि हाँ ठीक है, 4 कंडीशन है, अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। तो क्लियर, अमोनिया बनाने की विधियां क्लियर। पहला तो हम कहेंगे यूरिया जलोगठन से, लो लेवल पे अमोनियम लवणों के क्षारीय जलोगठन द्वारा, चाहे आप उसमें NaOH लो चाहे कुछ भी लो, ठीक है। और उसके बाद तो हम कहेंगे हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस की शर्तें लिखो, कैटलिस्ट लिखो, टेम्परेचर लिखो, प्रेशर लिखो, लास्ट अतलिए लगा के हेबर प्रोसेस को समझाओ, तो सारा समझा सकते हो। ठीक है, अब आता है अमोनिया के रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में तो कुछ नहीं, अमोनिया जो है वो तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, तो हम कहेंगे कलरलेस गैस है। तो भौतिक गुण में आप लिखेंगे बच्चों अमोनिया तीखी गंध वाली, स्मेल थोड़ी तेज होती है, हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, टॉक्सिक तो है नहीं, तीखी गंध वाली, कलर नहीं होता है अमोनिया में, रंगहीन गैस है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं नॉन टॉक्सिक गैस है, अविषैली गैस है। ठीक है, अब तो बेटा अमोनिया जो है ये द्रव अवस्था में आराम से आ जाएगी, क्यों, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चक्कर में हमने देखा था इसका जो है क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग तो नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने स्टडी भी किया था। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है अदर हाइड्राइड्स के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाने में समर्थ है। ठीक है, और ठोस अवस्था में भी आ सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये ठोस भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जैसे पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसी तरह से अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो जल के समान ही इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अतः यह द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे पानी होता है ना भाई, द्रव तो है ही, और क्या है, गर्म कर लो तो पानी की वाष्प बन जाती है, और बर्फ भी है ना। सिमिलरली वैसे अमोनिया गैस है,
थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो बहुत जल्दी द्रव बन जाती है, और कंप्रेस करेंगे तो ठोस भी बन जाएगी। कारण तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बच्चे अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान आसान से हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वो लुईस के अकॉर्डिंग क्षार है और वो लीगेंड भी है, ये सारी बातें हमें पता है। तो आपसे पूछा जाए अमोनिया लीगेंड है, तो बिल्कुल है। लीगेंड मतलब वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती, तो लुईस क्षार है, तो बिल्कुल लुईस ने यही कहा था जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे वो क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट कर ले वो अम्ल। तो अमोनिया आपका लुईस क्षार भी है और लीगेंड भी है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है जल में विलय। तो भाई अमोनिया पानी में घुल जाएगी, बिल्कुल। अमोनिया जल में विलय होगी तो क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो खुद ही OH आयन दे दे NH4+ और OH-। तो भाई लिटमस टेस्ट भी दे देगी, है ना। OH- की वजह से अमोनिया का जलीय विलयन क्या है, तो मैं कहूंगी OH आयन दे रहा है मतलब क्षार है ना। तो आपसे पूछे कि भाई अमोनिया का जलीय विलयन कैसे व्यवहार कर रहा है, तो हम कहेंगे अतः अमोनिया का जलीय विलयन, अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि बच्चे ये OH- दे रहा है, यानी एल्केलाइन नेचर क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो भाई अमोनिया जल में घुलती है, तो हम कहेंगे हाँ अमोनिया जो है वो बिल्कुल जल में घुल जाती है। अब आपसे पूछे कि भाई अम्ल से क्रिया करा दो, तो बच्चे अम्ल से क्रिया कराओगे तो ये सॉल्ट बनाएगी, क्योंकि ये क्षार है ना। तो आप बताएंगे क्षारीय प्रकृति होने के कारण, क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है, सॉल्ट बनाती है। ठीक है, अगर गैस अम्ल है, अगर ये गैस क्या है, क्षार है, तो क्षार तो अम्ल से क्रिया करते ही, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो हम कहेंगे लवण बनाते हैं। ठीक है, तो भाई अमोनिया की किसी अम्ल से क्रिया करके ही समझाओ, तो हम कहेंगे ठीक है अमोनिया ले लो, HCl ले लो। तो अमोनिया की मैंने HCl से क्रिया कर दी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। सिमिलरली अमोनिया की क्रिया H2SO4 से करके बताओ, तो देखो H2SO4 एक प्रोटॉन छोड़ेगा, अमोनिया एक प्रोटॉन आराम से ले लेगा, तो भाई ये दो छोड़ देगा H2SO4, तो ये दूसरा भी ले लेगा, तो मैं यहाँ ट्वाइस कर देती हूँ, तो ये बनेगा NH4 ठीक है। ये तो पहला अमोनियम क्लोराइड है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है ना। तो आपसे पूछे अमोनिया का जलीय विलयन कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। क्यों है क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि OH आयन देता है। अमोनिया बाय नेचर क्या है, क्षारीय है, अम्ल से क्रिया करेगी, क्या बनाएगी, लवण बनाएगी। ठीक है, एग्जामिनर आधी अभिक्रिया दे देगा NH3+ HCl, पूरी तुम कर लो तो कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर दूसरी भी हो जाएगी, HCl से करो, H2SO4 से करो, तो ये बनाएगी बच्चे लवण। ठीक है, अब अमोनिया ने लवण बना दिए किसके साथ, तो हम कहेंगे अम्ल के साथ लवण बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, तो हम कहेंगे कि अमोनिया जो है वो दुर्बल क्षार के रूप में व्यवहार करती है और लवणों को उनके हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित करती है। अब मतलब कुल मिला के नई रिएक्शन बताने को कह रहा है आपको कि भाई आप एक और रिएक्शन पे गौर करें, है ना। अमोनिया की लवणों से क्रिया, तो आप बताएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह दो या अमोनिया का जलीय विलयन कह दो, चलो छोड़ो, अमोनिया का जलीय विलयन। तो मुझे बताओ, अभी हमने अमोनिया को घोला था ना पानी में, क्या लिखा था, अमोनिया प्लस HOH, तो क्या बना था NH4OH। तो अमोनिया का जलीय विलयन यानी NH4OH क्या करेगा, तो हम कहेंगे दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अमोनिया का जलीय विलयन दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है।
दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है तथा लवणों को उनके हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित करता है। हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित करता है, प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, अब बोलो कैसे? तो देखो, मान लो मेरे पास एक लवण है ZnSO4, ठीक है, तो ZnSO4 है, दिक्कत क्या है? अब मुझे इसकी क्रिया अमोनिया के जलीय विलयन से करानी है, मतलब मैंने करा दिया NH4OH, ठीक है। अब जिंक की संयोजकता 2 है, 2 OH उठाएगा, ये तो क्लियर है ना बच्चे? देखो जिंक +2 है, SO4 -2 है, अमोनियम प्लस है और OH माइनस है, तो जिंक यहाँ से क्या उठाएगा? OH। तो जिंक की संयोजकता तो 2 है ना बेटा, तो 2 OH उठाएगा ना, तो ये बनाएगा क्या? तो मैं कहूँगी ये बनाएगा ZnOH2, इसका अवक्षेप, जिंक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाएगा। व्हाइट पीपीटी होता है भाई, श्वेत अवक्षेप, ठीक है। प्लस क्या बनेगा? तो प्लस देखो अमोनियम सल्फेट, तो हम कहेंगे प्लस में बनेगा अमोनियम सल्फेट, ओके। प्लस में बन गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर मैं जिंक हाइड्रोक्साइड की जिंक सल्फेट की जगह FeCl3 ले लूं और मैं ले लूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो मुझे तो पता है NH4Cl बनेगा। अब 3 है तो 3 लिख देती हूँ, तो बच्चे यहाँ बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, ठीक है, FeOH3 और 3 Cl है ना, तो 3 अमोनियम क्लोराइड, यहाँ डाउन एरो कर देती हूँ, और 3 बार बनेगा अमोनियम क्लोराइड, है ना। और यहाँ जो अवक्षेप है वो हो जाएगा रेडिश ब्राउन पीपीटी, लाल भूरा अवक्षेप, रेडिश ब्राउन पीपीटी, लाल भूरा अवक्षेप, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमोनिया जो है या अमोनिया का जलीय विलयन जो है वो विभिन्न लवणों को उनके हाइड्रोक्साइड में कैसे अवक्षेपित करेगा, तो आप उदाहरण दे दो, या इसमें सवाल कैसे बनेगा? तो इसमें सवाल बनेगा क्या होता है जब जिंक सल्फेट को अमोनिया विलयन में मिलाया जाता है। वो कभी भी नहीं कहेगा NH4OH, वो आपको दिमाग लगाना है कि भाई अमोनिया विलयन कैसे हुआ होगा, या तो अमोनिया द्रव बना दी होगी या फिर अमोनिया को पानी में घोल दिया होगा। तो अमोनिया द्रव बना दी होती तो वो तुम्हें कहता है द्रव अमोनिया में मिलाते, लेकिन वो कह रहा है अमोनिया विलयन में बनाते हैं, मतलब अमोनिया को कहीं घोला है और अमोनिया आराम से पानी में घुल जाती है, तो NH4OH बनेगा, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा ZnSO4 को अमोनिया विलयन में प्रवाहित कर या मिलाते हैं, तो तुम बताओ जिंक हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप बनेगा। फेरिक क्लोराइड को अमोनिया विलयन में मिलाते हैं, तो फेरिक क्लोराइड को अमोनिया विलयन में मिलाते हैं तो भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब है धातु आयन से क्रिया, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो हम कहेंगे हाँ अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो बेटा अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो ये, तो यहां मैं 2 बातें लिख सकती हूँ, या तो मैं लिख दूं लुईस क्षार, तो भी सही है ना। लुईस क्षार क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, और लिगेंड वो भी सही है, उसको किसी मना किया? तो बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ये भी सही था ये भी सही था। आपको एग्जाम में एक फेल करना है, लुईस क्षार पहला आंसर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि लिगेंड हर जगह तो आता नहीं। लुईस क्षार तो हम शुरू से ही पढ़ते हैं ना, जिसके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करेगा, तो लुईस क्षार, ठीक है। तो लुईस क्षार भी ठीक है, लिगेंड भी ठीक है, तथा कुछ धातु आयनों। अब तुम बताओ अमोनिया एज ए लिगेंड है ना, और धातु आयन कौन सा हो सकता है? तो हम कहेंगे धातु आयन, तुम कॉपर ले लो, कॉपर आराम से अमोनिया में घुल जाता है, सिल्वर ले लो वो भी घुल जाएगा, जिंक ले लो वो भी घुल जाएगा। तो कुछ धातु आयनों जैसे कॉपर हो सकता है, Ag होता है, को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, तो मुझे बताओ धातु को अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया, तो बंध कौन सा बना है? उपसहसंयोजक, तो जो यौगिक बनेगा वो उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा। भाई अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सबको पता है,
लोन पेयर है मतलब उस लोन पेयर को दान किया जा सकता है। तो वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है वो लुईस क्षार होती है या लीगेंड होती है। तो अगर लीगेंड धातु को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा, उपसह संयोजक यौगिक, और दूसरा नाम क्या होता है, संकुल यौगिक। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक लिख दो, या संकुल यौगिक भी सही है। उपसह संयोजक भी लिख सकते थे, संकुल भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे भाई संकुल यौगिक बनाएगा, ठीक है। अब संकुल यौगिक बनाएगा तो इस अभिक्रिया का उपयोग कैसे करेंगे, तो वे प्रैक्टिकल में करते ही क्या है, अलग अलग कलर आ रहे हैं ना, तो अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं, अमोनिया में गया तो ब्लू कलर आ गया है ना, या फिर किसी और में घोला पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला लिया तो चॉकलेटी ब्राउन हो गया, तो अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं, धातु की पहचान है, धातु उसके साथ संकुल बना रहा है और हर संकुल का विशेष रंग है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग धातु आयनों को पहचानने में, ठीक है, मेटल आयन को आइडेंटिफाई करना, धातु आयनों को पहचानने में किया जाता है, ठीक है। डिटेक्ट करना, उनकी प्रेजेंस का पता लगाना, है ना, पहचानने में किया जाता है। अभी कैसे, तो समझाएं अपन उसको, ठीक है। तो देखो सिल्वर, तुमसे पूछे AgCl का अवक्षेप घुलेगा क्या, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल घुलेगा, कहाँ घुलना है बताओ। तो बेटा सिल्वर जो है, ठीक है, AgCl का अवक्षेप है, तो Ag+ आयन जो है वो अमोनिया के साथ घुल जाएगा, है ना, क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे AgNH3 चार्ज आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब तो बोलेगा आपने तो ये बता दी AgCl होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, AgCl को द्रव अमोनिया में मिलाएंगे, अमोनिया विलयन में मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा, तो हम कहेंगे AgNH3 तो आपसे पूछा जाएगा AgCl का सफेद अवक्षेप एक गैस के जलीय विलयन में घुल जाता है, गैस कौन सी है, तो देखो AgCl का सफेद अवक्षेप किस में घुल गया, तो हम कहेंगे अमोनिया सॉल्यूशन में घुल गया, ठीक है। तो AgCl का अवक्षेप होगा तो भी घुल जाएगा, क्लियर। इसी तरह से अगर कॉपर है ना, तो बेटा कॉपर भी क्या होगा, अमोनिया में घुल जाता है, कॉपर है या कॉपर सल्फेट है तो ब्लू कलर है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ, तो कॉपर को घोलना है तो अमोनिया का प्रयोग करो। अब आपने पढ़ाई है टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, तो जब तक AgCl है तब तक तो वाइट PPT है ना। अब ये वापस क्या करेगा, क्लोराइड आयन छोड़ देगा, ठीक है, संकुल तो यूं का यूं रहेगा ऐसे, और बाहर क्या करेगा, Cl- छोड़ देगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या प्रूव कर रही है, तो हम कहेंगे देखो धातु आयन के साथ अमोनिया ने क्या किया, कॉपर +2 को चारों ओर से घेर लिया और 4 उपसहसंयोजक बंध बनाए, है ना। तो कॉपर अगर ऑक्सीकरण अवस्था 2 है तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 4, यहाँ सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 1 है ना। तो जनरली डबल होता है, हर बार तो नहीं, लेकिन 99% केसेस में डबल ही मिलेगा। सिल्वर की संयोजकता 1 है तो उपसहसंयोजक बंध कितने हैं, तो हम कहेंगे 2 है, या ऑक्सीकरण अवस्था 2 है तो 4, बाकी आप संकुल वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, ऑक्सीकरण अवस्था 3 है तो उपसहसंयोजक बंध 6 है, ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई अमोनिया की नेचर है कि अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और इस लोन पेयर को ये धातु को आराम से क्या करती है, दान कर देती है और संकुल यौगिक बनाती है, और इसकी पहचान हम करेंगे संकुल को क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में, धातु आयन को डिटेक्ट करने में कि किसका अवक्षेप किस में घुल गया। भाई अवक्षेप तो आया था वाइट, लेकिन वो अमोनिया में घुल गया, तो पक्का वो AgCl का अवक्षेप था, क्योंकि AgCl ही अमोनिया में घुलता है। अमोनिया की नेचर है कि वो सिल्वर को अपने अंदर घोल दे, आई बात समझ में। कॉपर था और वो अमोनिया सॉल्यूशन में घुल गया, तो अमोनिया की प्रकृति है कि वो कॉपर को अपने अंदर क्या कर लेती है, घोल देती है और इस प्रकार का संकुल बनाती है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ अमोनिया, अमोनिया बनाने की विधियाँ अच्छे से आ गई, है ना। अमोनिया क्या है, कहाँ यूज होती है, कौन से ग्रह पे अमोनिया पाई जाती है, फिर अमोनिया बनेगी कैसे, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। तो आई होप क्लियर अच्छे से अमोनिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ अमोनिया डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स।
5 ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, उनका प्रिपरेशन, उनका स्ट्रक्चर, उनके कैरेक्टर। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा लेंदी है क्योंकि डिटेल बहुत है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर लेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।